ऐसा माना जाता है हमारे सराउंडिंग बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक होती हैं। अक्सर वो हमें नहीं दिखती, लेकिन हमें वो क्लियरली देख भी सकती हैं, महसूस भी कर सकती हैं और हमें हार्म भी कर सकती हैं। अगर आपको ये बातें सिर्फ मजाक लगती हैं तो आज का हमारा ये इंसिडेंट कुछ इसी तरह का है, जो आपको एक ऐसी चीज़ सिखा के जाएगा जो आपको उम्र भर याद रहेगी। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ये भयानक चीज़ फेस भी की हो। आज का इंसिडेंट है हिमाचल प्रदेश का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। और अगर आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस कॉन्टिन्यूसली आती भी रहेंगी। जैसा आप सबसे प्रॉमिस था, हर ऑल्टरनेट डे हमने एक वीडियो अपलोड करना शुरू कर दी है। क्वांटिटी बढ़ गई है, लेकिन आई प्रॉमिस क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट है हिमाचल प्रदेश का। ये इंसिडेंट हुआ एक लेडी के साथ जिसका नाम है सीमा। ये इंसिडेंट हुआ था 2013 के आसपास। ये इंसिडेंट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सीमा की फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सीमा एक मैरिड लेडी थी जिसके घर पे उसके अलावा उसका एक बेटा जिसकी उम्र सिर्फ 7 से 8 साल थी और उसकी सासू माँ रहती थी जो कि काफ़ी ज़्यादा एजड थी। इसके अलावा सीमा का हस्बैंड था जो कि इंडियन आर्मी में था, लेकिन उसकी पोस्टिंग इस समय पठानकोट में थी। मतलब ज़्यादा दूर वो अपनी वाइफ से रहता नहीं था। अभी तक लाइफ सॉर्टेड ही रही थी। शादी को लगभग 9 से 10 साल हो गए थे। ज़िंदगी काफ़ी अच्छी ही चल रही थी। ये फैमिली एक गांव में रहती थी, लेकिन गांव के लोगों की एक आदत होती है, उनको एक स्पेसिफिक जगह का पानी पीना बहुत पसंद होता है। जैसे आपने सुना होगा कुएं होते हैं, उसी तरह से पहाड़ी एरियाज़ में बावड़ी होती है। मतलब कि एक तरह से 5 से 6 फीट गहरा कुआं ही होता है जो कि लोगों ने खुद से बनाया होता है, खोद के। इसके अलावा इसके सराउंडिंग पत्थर भर दिए जाते हैं और ज़मीन के अंदर से खुद ही इसमें पानी आता रहता है, जिसके कारण ये हमेशा ही भरी रहती है। और पानी इतना टेस्टी और मिनरल से भरा होता है कि जो इंसान एक बार ये पानी पी ले उसको हमेशा ही आदत हो जाती है यही पानी पीने की। और गाँव के अक्सर ज़्यादातर लोग इन्हीं बावड़ी से पानी लेके आते हैं। और अभी भी आज 2025 में भी बीइंग अ हिमाचली मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे सराउंडिंग के बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी जगहों से पानी लेके आते हैं। सीमा की फैमिली को भी यही आदत थी, स्पेसिफिकली उसकी सास को, लेकिन उसकी अब ये उम्र नहीं थी कि वो ये पानी खुद से लेके आ सके, जिसके चलते सीमा डेली इस बावड़ी में जाया करती थी जो कि उनके घर से लगभग 250-300 मीटर दूर थी। जिसके चलते एक किसी तरह का दिन था। ये सर्दियों के दिन थे, साल था 2013, जब लगभग सीमा अपने घर का काम कर रही थी और उसको शाम का टाइम हो गया था। लगभग अंधेरा होने ही लगा था बाहर। तभी सीमा किचन में जाके देखती है तो उनका मटका पूरी तरह से खाली था। उसको याद था कि उसकी सासू माँ को डिनर के साथ पानी चाहिए होता है और बावड़ी का पानी ही चाहिए होता है। वो कभी भी ये चीज़ मिस नहीं करती थी, लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट डे था जब उसको इन सब चीज़ों की याद भूल गई थी। और लगभग रात होने से थोड़ी ही देर पहले वो इस बावड़ी की तरफ चली जाती है अकेली ही। जैसे वो इस बावड़ी में पहुंचती है वो ये मटका भरती है। जैसे ही मटका बाहर निकालती है तो वो देखती है कि उसी के गांव के कुछ लोग आ रहे थे आगे वाली साइड से। ये कुछ लड़के थे जो कि नशा वगैरह बहुत ज़्यादा करते थे, जिसके चलते सीमा को ये लग रहा था कि ये अंधेरा हो चुका है और हो सकता है कि इन लड़कों ने अभी भी नशा किया हो सकता है वो उसको अकेली देख के उसके साथ किसी तरह की बदतमीज़ी करें। तो सीमा वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी अगर वो भागने की कोशिश भी करेगी तो उनको पता चल जाएगा कि ये अकेली औरत है और हो सकता है कि वो उसके साथ कुछ बदतमीज़ी करे। इसके बाद सीमा दिमाग लगाती है और एक तरकीब सोचती है। जैसे ही ये लड़के उसके पास पहुँचने लगते हैं, इनफैक्ट उसको क्रॉस करने लगते हैं, वो बावड़ी के अंदर वाली साइड देख के कहती है कि जल्दी चल, मैं तेरा वेट कर रही हूँ, जल्दी चल, अंधेरा होने ही वाला है। मतलब कि उन लड़कों को कुछ इस तरह से लगे कि यहाँ पे सीमा अकेली नहीं आई है, बल्कि उसके साथ कोई और भी आया है। बावड़ी का जो दरवाज़ा था उसको सीमा ने खुद कवर कर लिया था, सो दैट वो लड़के जाते जाते भी बावड़ी के अंदर ना देख सकें। ये लड़के थोड़ी ही देर में सीमा को क्रॉस कर जाते हैं। सीमा रिलैक्स्ड फील करती है, वो अपना मटका उठाती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। सीमा को लग रहा था शायद वो इन लड़कों से बच गई है और अब उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मुसीबत
यहाँ से सीमा के साथ चली गई थी। वो सीमा भी नहीं जानती थी कि उसको कितना भयानक वे में हार्म करने वाली है या फिर उसकी फैमिली को कितना परेशान करने वाली है। थोड़ी ही देर में 5 से 7 मिनट में सीमा वापस अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचते ही वो पानी का मटका रखती है, उसके बाद डिनर बनाती है। डिनर खाने के लिए वो अपनी सास को बुलाती है और बेटे को बुलाती है। तीनों इकट्ठे बैठ के डिनर करने ही लगे थे कि अचानक से सीमा के हाव भाव चेंज हो जाते हैं। वो अपनी थाली जिसमें उसने दाल और चावल डाले हुए थे उसको दूर फेंकती है खुद से और चीखना शुरू कर देती है, मेरी थाली में बहुत सारे कीड़े हैं, ये मुझे कीड़े किसने खाने के लिए दे दिए। और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब लग रही थी। उसकी सास ने भी ये फील किया कि वो सीमा लग ही नहीं रही है असल में। आखिरकार उसके साथ हो क्या गया था एकदम से। शादी को लगभग 9 से 10 साल हो चुके थे। सीमा ने कभी भी इस तरह का कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था। वो हमेशा से एक सॉर्टेड सी लेडी थी जिसने अपनी फैमिली को, अपने बच्चे को, अपनी सास को और अपनी पीछे वाली फैमिली को बहुत अच्छे से मैनेज किया था, बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल के रखा था। तो आखिरकार सीमा के साथ एकदम से हो क्या गया था। जैसे ही सीमा ने अपनी थाली फेंकी, नीचे भी चावल और दाल ही गिरे हुए थे। उसकी सास ने भी उसको समझाने की कोशिश की कि देख नीचे चावल और दाल ही गिरे हुए हैं, लेकिन सीमा उनको देखते हुए चीखते हुए भागी, कितने ज़्यादा कीड़ों में मैं नहीं बैठ सकती, और भाग के वो अपने बेडरूम में चली जाती है। उसकी सास भी हाथ धोती है, बेटे को भी अपने साथ ही लेके जाती है। जैसे ही वो बेडरूम में पहुंचते हैं, वो सीमा को देखते हैं तो सीमा की हालत और भी ख़राब थी। उसने अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद किया था और ऐसा लग रहा था जैसे उसको किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। सीमा जैसे ही अपनी सास को देखती है, चिल्लाना शुरू कर देती है कि बाहर ये शोर कौन मचा रहा है, इनको यहाँ से भगाओ, नहीं तो मैं इनको मार डालूंगी। लेकिन वहाँ पे ना कोई बाहर इंसान था और ना ही कोई शोर मचा रहा था। आखिरकार ये सीमा के साथ चीज़ें होनी क्या शुरू हो गई थी। सीमा की सास ने उसको बहुत समझाया कि बाहर कोई भी नहीं है, अगर कोई होता तो मैं उसको भगा देती, लेकिन सीमा बार बार यही चीज़ें बोले जा रही थी। आखिरकार ये बाहर है कौन चीख रहा है और मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मैं इसको मार डालूंगी। अब सीमा की सास समझ गई थी कि वो उसको ऐसे नहीं समझा पाएगी, जिसके चलते वो जानबूझ के बाहर जाती है और घूम के वापस अंदर आ जाती है। कहती है कि जो भी लोग थे मैंने उनको भगा दिया, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, शांत हो जाओ। लेकिन सीमा जानती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसकी आंखें बंद थी, उसके कान बंद थे, लेकिन वो जानती थी कि उसकी सास सिर्फ घूम के वापस आ गई है। उसके बाद उसने अपनी सास को ही डांटना शुरू कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो, आपने किसी को भी नहीं भगाया और ये चीखें मुझे अभी भी सुनाई दे रही हैं। मुझे लग रहा है कि कोई इंसान चीखता हुआ अंदर की तरफ ही आ रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, मैं इनको मार डालूंगी। सीमा की सास ने बहुत मुश्किल से अपनी समझदारी दिखाते हुए सीमा को यहाँ पर संभाला, उसको शांत किया, जिसके बाद उसने सीमा को वहीं पे सुला दिया और खुद भी अपने पोते को लेके वहीं पे सीमा के साथ ही सो गई, सो दैट सीमा को अगर रात को भी कोई परेशानी हो तो वो उसको देख सके, क्योंकि वो समझ गई थी सीमा के साथ कुछ गलत तो हो गया है। वो जानती थी शायद कोई भूत प्रेत, कोई ब्लैक मैजिक, इस तरह की चीज़ ही सीमा के साथ हुई है। सोने से पहले उसने अपने बेटे को भी फ़ोन किया, जिसको उसने बताया कि सीमा इस तरह से रिएक्ट कर रही है और उसको लग रहा है कि मेंटली सीमा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, शायद उस पर कुछ बहुत भयानक हो गया है। गांव के लोग अक्सर इन चीज़ों पे विश्वास भी करते हैं और जानते भी हैं कि अगर कोई भी इंसान अपने नेचर से डिफरेंट बिहेव करना शुरू कर देता है और वो भी कुछ इस तरह का जो अगले इंसान के समझ में ही ना आए, तो ज़रूर वो ब्लैक मैजिक या फिर भूत प्रेत ही हो सकता है। सीमा का हस्बैंड कुलदीप भी ये बात सुनता है। फॉर्चुनेटली वो बहुत पास था, तो अपनी माँ को कहता है कि वो अगली मॉर्निंग सुबह सुबह ही पठानकोट से निकल के वापस आ जाएगा घर। जिसके बाद सास अपनी बहू के साथ वहीं सो जाती है, बेटा भी सोया रहता है और अगले दिन तक कोई भी प्रॉब्लम इनको नहीं आती है। सुबह होती है, सुबह कुलदीप भी निकल आया था, लेकिन सीमा की सास ने एक चीज़ नोटिस की। ऐसा लग रहा था शायद सीमा को पिछली रात का कुछ भी याद नहीं है, जिसके बाद उसने पूछना भी सही नहीं समझा और उसके अलावा सीमा बहुत नॉर्मल सा बिहेव कर रही थी। सीमा की सास को लग रहा था कि उन्होंने कुलदीप को बुला के कोई गलती तो नहीं कर दी, शायद वो काम में बिजी था और हमने उसको परेशान कर दिया, शायद सब कुछ ठीक है, ये सिर्फ एक ही रात की बात थी, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स पिछले रात उनको आ रही थी। ये सास बहू ब्रेकफास्ट करती हैं, जिसके बाद घर के काम में बिजी हो जाती हैं।
लेकिन अभी तक सीमा की सास ने सीमा को नहीं बताया था कि कुलदीप उसको देखने आ रहा है। इस तरह से वो चाहती नहीं थी कि वो उसको कुछ बताए कि पिछली रात उसके साथ कुछ हुआ था, क्योंकि वो जानती थी शायद अगर वो उसको याद दिलाएगी तो शायद वो फिर से ट्रिगर हो जाए, जिसकी वजह से उसको अकेले को सीमा को संभालना मुश्किल हो जाए। जिसके बाद दोपहर होती है और दोपहर के आसपास ही कुलदीप भी वापस घर पहुंचता है। सीमा उसको देख के बहुत खुश थी, लेकिन वो उसको पूछती है कि ये किस तरह का सरप्राइज है, आपने मुझे आने से पहले बताया तक नहीं। कुलदीप ने बातें घुमा दी, क्योंकि वो भी देख पा रहा था सीमा को शायद कुछ भी याद नहीं था। जिसके बाद वो सीमा को कहता है चल अच्छा कोई बात नहीं, अभी चाय बना के लेके आ, और वो अपनी माँ के साथ बैठ जाता है। उसकी माँ उसको सब कुछ बताती है कि पिछली रात को सीमा ने इस तरह से किया था। हो सकता था कुलदीप इन बातों पे यकीन नहीं करता, लेकिन उसका बेटा भी उसको सब कुछ बता रहा था। हालांकि उसकी उम्र अभी छोटी थी, लेकिन इतना समझदार वो भी था कि अपनी माँ का ये वियर्ड सा बिहेवियर उसने भी नोटिस कर लिया था। जिसके बाद वो ये सारी बातें कुलदीप को बताते हैं। कुलदीप कहता है कि कोई बात नहीं, अभी मैं 2 से 3 दिन यहीं पे हूँ, देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। खैर, जिसके बाद सारी फैमिली इकट्ठी ही बैठती है। शाम तक कुछ भी नहीं होता। डिनर बनाने से लगभग आधा पौना घंटा पहले कुलदीप और सीमा दोनों साथ में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। कुलदीप ने एक बहुत अजीब सी बात नोटिस की। उसने देखा कि सीमा लगभग आधे घंटे से उसके सामने बोले ही जा रही थी कुछ ना कुछ। उसको ऐसा लग रहा था जैसे सीमा की बातों का कोई सर पैर नहीं है, लेकिन वो चुप नहीं हो रही थी। इसके अलावा कुछ वियर्ड चीज़ें भी थी इसमें, जो कि बहुत अजीब था। कुलदीप ने सीमा में कभी भी नहीं देखा था पिछले 9 से 10 सालों में। उसने देखा कि जो सीमा है वो कुलदीप की आंखों में आंखें डाल के बातें कर रही थी। यूजुअली वो नज़र झुका के ही बात करती थी उसके सामने। मैं किसी औरत को इसमें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन गांव की बहुत सारी लड़कियां इस तरह की होती हैं, बीवियां इस तरह की ही होती हैं। जिसके बाद वो देखता है तो सीमा उससे कंटिन्यूसली बातें किए जा रही थी। वो बार बार उसको कुछ ऐसी बातें बोले जा रही थी जिनका कोई मतलब ही नहीं था एक दूसरे से शेयर करने का। और जब तक वो बातें करती रही तब तक उसने एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकी। मतलब कि ऐसा माना जाता है जब कोई इंसान पोजेस्ड हो जाता है, जब किसी पे भूत प्रेत का साया आ जाता है, तो वो इंसान अपनी पलकें नहीं झपकता। और यही कुछ सीमा के साथ भी हो रहा था। क्या सीमा सच में पोजेस्ड हो गई थी? यहाँ से कुलदीप को हल्का हल्का डाउट आना शुरू होता है। जिसके बाद वो सीमा को चुप करवाता है। ये कहता है कि अच्छा चल अब अंदर जा और खाना बना दे, तब तक मैं अपनी माँ से बातें कर लेता हूँ। सीमा किचन में जाती है। सब कुछ नॉर्मल था। डिनर बनाती है, डिनर करने के लिए सबको बुलाती है। सब अपने किचन में ही बैठे हुए थे, ज़मीन पे ही बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। अचानक से सीमा कल जैसा ही बिहेव करती है। जैसे ही अपनी थाली में खाना देखती है, इनफैक्ट खुद ही उसने ये सब कुछ डाला था, लेकिन जैसे ही खाना आता है पिछले दिन की तरह ही वो अपनी थाली फेंक देती है। चिल्लाते हुए अपने बेडरूम में भाग जाती है कि आज फिर मुझे कीड़े खाने के लिए दे दिए, मैं ये चीज़ नहीं खा सकती, मुझे परेशान मत करना, मेरे पास मत आना। और वो भाग के अपने कमरे में चली जाती है। जैसे ही कुलदीप ये सब कुछ देखता है, वो समझ जाता है कि पिछली रात जो कुछ भी उसकी माँ ने उसको बताया था उसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं था, कुछ भी झूठ नहीं था। और जो कुछ भी उसने बताया था वो सीमा ने सेम टू सेम आज भी किया था। जिसके बाद ये तीनों किचन से उठते हैं, अपने हाथ धोते हैं और बेडरूम की तरफ जाते हैं। बेडरूम में जैसे ही पहुंचते हैं तो सीमा फिर से पिल्लो से अपना चेहरा दबाए हुए थी और उसकी बॉडी एक तरह से शिवर कर रही थी। फिर से जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं, सीमा से बात करने की कोशिश करते हैं। सीमा फिर से कल की तरह ही बोलना शुरू कर देती है कि ये बाहर शोर कौन मचा रहा है, इनको यहाँ से भगा दो, मैं इनको मार डालूंगी या तो फिर मैं पागल हो जाऊंगी। सीमा का ये जो बिहेवियर था अब ये कुलदीप की समझ में भी नहीं आ रहा था। जैसा मैंने आपको बताया, आप खुद ही इमेजिन कीजिए 10 साल से आप किसी इंसान को जानते हो जिसका बिहेवियर बहुत सॉर्टेड है, वो कोई नशा नहीं करता है, कोई भी ऐसी चीज़ कंज्यूम नहीं करता है जो कि उसके दिमाग पे इफेक्ट डाले, दिमाग पे कोई भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो। तो आखिरकार 9 से 10 साल के बाद ये सीमा के साथ होना क्या शुरू हो गया था। बहुत देर लगती है। इनफैक्ट कुलदीप खुद कोशिश करता है सीमा को बेड से उठाने की और उसको कहता है कि चल मैं तुझे दिखा के आता हूँ, बाहर कोई भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो सीमा को खींचने की कोशिश करता है, वो देखता है सीमा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रही थी। उससे अकेले से सीमा बेड से खींचे भी नहीं जा रही थी। सीमा ने उसको धक्का दिया और कुलदीप बहुत दूर जाके गिरा। ऐसे लग रहा था कि उसके अंदर कोई और ही चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है इस समय, और उसको परेशान करना इस समय अच्छा नहीं है। जिस तरह से पिछले कल सीमा की सास ने ये सिचुएशन संभाली थी, उसी तरह से वो आज भी सिचुएशन संभालती है। बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जैसे तैसे वो सीमा को शांत कर देते हैं। जिसके बाद सीमा सो जाती है। कुलदीप और उसका बेटा भी वहीं पे सो जाते हैं। रात का लगभग 2:30 से 3 बजे का वक्त था।
ये जो वक्त होता है, ऐसा माना जाता है कि नेगेटिव एंटिटीज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं इस समय, और वो हमारे अक्सर सराउंडिंग घूमती भी हैं। स्पेशली जो लोग पोजेस्ड होते हैं वो अक्सर अजीबोगरीब हरकतें भी इसी समय करते हैं। सीमा ने भी कुछ ऐसा ही किया। जब रात को सीमा, कुलदीप और उनका बेटा सो रहे थे, अचानक से कुलदीप की 2 से 2:30 बजे के बीच में नींद खुलती है। उसको ऐसा लगता है कि उनका जो पुराना लकड़ी का दरवाज़ा है उससे कोई चीज़ पीट रहा है, किसी तरह की आवाज़ आ रही है, जैसे कुछ नोक होने की, लेकिन कुछ भारी चीज़ उससे टकरा रही है बार बार। और ये जो चीज़ थी ये लगभग हर 2 सेकंड में एक बार दरवाजे से टकरा रही थी, लेकिन जो इम्पैक्ट था वो बहुत ज़ोर से सुनाई दे रहा था। ऐसे लग रहा था कोई बहुत भारी चीज़ टकरा रही है इस दरवाजे से। जैसे तैसे कुलदीप अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोलते ही सबसे पहले ध्यान जाता है उसका सीमा की तरफ, क्योंकि वो उसके साथ ही सो रही थी और वो जानता था कि वो किस हालत में है। शायद मोस्ट प्रोबेबली वो पोजेस्ड है, और उन्होंने प्लान किया था अगले दिन वो किसी बाबा तांत्रिक के पास उसको लेके जाएंगे, उसके कुछ झाड़ फूंक करवाएंगे, जिसके बाद शायद वो ठीक हो जाए। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे हाथ मारता है वो देखता है सीमा वहाँ पे थी ही नहीं। ये देखते ही उसको एक अलग सी एनर्जी आती है। वो फटाफट से उठ के कमरे की लाइट्स ऑन करता है। लाइट्स ऑन करते ही जो मंजर कुलदीप के सामने था वो बहुत ज़्यादा भयानक था, और उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसको रात को कुछ ऐसा भी देखने को मिलने वाला है। जैसे उसने मेन डोर की तरफ देखा, उसने देखा उसका दरवाज़ा खून से भरा हुआ है। सीमा अपना सर बार बार इसी दरवाजे से मारे जा रही है, जिसकी वजह से उसका माथा भी पूरी तरह से खून से भर चुका था। उसके माथे पे बहुत गहरी चोट आई थी, जिसके बाद वो तभी के तभी सीमा को वहाँ से हटाता है, उसका माथा साफ करता है, अपनी माँ को उठाता है और हॉस्पिटल लेके जाता है अपनी बीवी को। हॉस्पिटल पहुँचते ही सीमा को रिलैक्स करवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वहाँ पे भी उसका बिहेवियर उसी तरह का था। वो चीखे जा रही थी, चिल्लाए जा रही थी कि अब मुझे और भी ज़्यादा आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, मुझे लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, मैं किसी को हार्म कर दूंगी या फिर खुद को हार्म कर लूँगी। ये चीज़ें बार बार हुए जा रही थी, जिसके बाद डॉक्टर्स कुलदीप को पूछते हैं कि इन्हें नींद का इंजेक्शन देना पड़ेगा, जिस वजह से शायद ये थोड़ी रिलैक्स हो जाए, शांत हो जाए। कुलदीप ने मना नहीं किया। डॉक्टर्स उसको नींद का इंजेक्शन देते हैं, जिसके बाद उसको स्टिचेस भी लगाए जाते हैं। ये सब कुछ चल रहा था। रात का लगभग 3:30-4 बजे का समय हो चुका था, और इस समय हॉस्पिटल में सीमा के आसपास वाले सारे के सारे लोग बहुत परेशान हो चुके थे। जो उनका सोने का टाइम था, अक्सर जो मरीज होता है उसको नींद भी नहीं आती, लेकिन जैसे तैसे वो रात को सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सीमा की इन चीखों ने उनको सोने ही नहीं दिया था। जिसके बाद सीमा के बेड के पास ही एक औरत का बेड था। इस औरत की जो उम्र थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब वो अपनी 60s में थी। जब वो औरत देखती है तो वो कुलदीप को बताती है ये कुछ और नहीं है बल्कि इस पे कोई भूत प्रेत हावी है, मैं लिख के दे सकती हूँ और मैं इस बात के लिए बहुत ही ज़्यादा श्योर हूँ। जिसके बाद कुलदीप कहता है कि हमें भी कुछ इसी तरह का लग रहा है, कुछ और भी इसने हरकतें की हैं जो बहुत भयानक थी हमारे घर पे, लेकिन हम किसी को भी नहीं जानते जो तंत्र मंत्र की विद्या करता हो जो सीमा को ठीक कर सके। तभी ये औरत कहती है कि मेरे पति ये चीज़ें जानते हैं और वो बाहर ही बैठे हैं, उनको बुला के मेरे पास लेके आओ। तो कुलदीप बाहर जाता है, उस इंसान को अंदर लेके आता है। वो दिखाता है उसको सीमा सामने लेटी हुई थी। कुलदीप इस इंसान को सारी सिचुएशन समझाता है कि आखिरकार सीमा किस तरह की हरकतें कर रही है और किस तरह से उसके सर पे ये चोट भी आई है, और उनको लग रहा है कि वो अपने आपे में है ही नहीं, वो बहुत बुरी तरह से किसी चीज़ से पोजेस्ड हो गई है। इस इंसान ने कहा कि इसको थोड़ी देर रेस्ट करने दो, जब इसको होश आएगा तो इसको मेरे साथ लेके चलना पड़ेगा। अगली सुबह होती है, लगभग 7 से 8 बजे के बीच में सीमा को होश आती है। वो थोड़ी सी रिलैक्स्ड लग रही थी, जैसा पिछले दिन में उसने कुछ भी नहीं किया था, वैसा ही ऐसा लग रहा था सीमा के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट वो ये भी नहीं जानती थी कि वो हॉस्पिटल में क्या कर रही है, उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन जैसे उसने अपना माथा टच किया, उसको समझ आया कि शायद उसको चोट लगी है, लेकिन उसको याद नहीं था कि उसको चोट लगी कैसे है। जैसे तैसे कुलदीप ने उसको समझाया कि तू गिर गई थी और तू बेहोश हो गई थी, जिस वजह से तुझे चीज़ें याद नहीं हैं। वो नहीं चाहते थे कि सीमा को वो कुछ भी इस तरह का याद दिलाएं जिससे वो ट्रिगर हो जाए और परेशान होकर यहाँ पे सबको चीख के परेशान करना शुरू कर दे। जिसके बाद सीमा को उठाते हैं, एम्बुलेंस में ही रखते हैं। ये बूढ़ा इंसान भी बैठता है और उन्हीं के घर जाते हैं ये सारे के सारे लोग। जैसे वहाँ पे पहुँचते हैं, वो सीमा को बैठाता है। उस इंसान ने अपना पूजा का कमरा बनाया हुआ था, वहीं पे लेके जाता है सीमा को, कुलदीप को, और खुद भी वहीं पे बैठता है। थोड़ी देर वहाँ पे बैठाता है सीमा को भी। अभी तक सीमा रिलैक्स्ड लग रही थी,
लेकिन जैसे ही वो कुछ करना शुरू करता है, वो मंत्र पढ़ना शुरू करता है, सीमा पे पानी फेंकना शुरू करता है, वो फिर से वैसे ही चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, अपने कान बंद कर लेती है और फिर से वही कहना शुरू कर देती है, इस सामने वाले इंसान का मुंह बंद करवाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी या फिर इसको मार डालूंगी। लेकिन कुलदीप जैसे तैसे उसको पकड़े हुए था। ये इंसान जो उसके सामने बैठा हुआ था, ये कॉन्टिन्यूसली ये मंत्र पढ़ता रहा, ये पानी सीमा के ऊपर फेंकता रहा, जिसके बाद उसने 3 इलायचियाँ निकाली, उसमें उसने कुछ मंत्र पढ़े और ज़बरदस्ती सीमा के मुंह में डाले। सीमा ने जैसे ही ये इलायचियाँ खाई, उसके बाद वो एकदम से बेहोश हो गई। अब सीमा की सास और सीमा का पति वहीं पे बैठे हुए थे। सामने वाले इंसान ने उनको सब कुछ बताना शुरू किया। उसने बताया कि क्या जिस रात उसके साथ ये चीज़ें होनी शुरू हुई थी, उस शाम को या फिर अंधेरे के वक्त वो घर से बाहर गई थी कहीं। उसकी सास ने बताया कि घर के पास ही एक बावड़ी है और वो वहाँ पे पानी लेने गई थी। उस इंसान ने बताया कि वहीं पे ये चीज़ें हुई थी। सीमा ने कुछ इस तरह का कर दिया था जिसकी वजह से वहाँ से कोई नेगेटिव चीज़ सीमा के साथ ही चल के आ गई थी। इतनी ही देर में सीमा को भी होश आ जाती है, जिसके बाद सीमा की सास उसको पूछती है कि क्या तू शाम को गई थी पानी लेने, तो वहाँ पे कुछ अजीब हुआ था कि तुझे लगा हो कि तेरे साथ कोई चीज़ आ रही हो या फिर तुझे तेरे सराउंडिंग कोई चीज़ फील हुई हो। तो सीमा ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया, लेकिन उसने बताया कि हाँ, एक इस तरह का इंसिडेंट हुआ था। जब सामने से लड़के आ रहे थे तो उसने उनको डराने के लिए झूठ बूट में बॉडी के अंदर देखते हुए कह दिया था कि चल जल्दी चल, मैं तेरा वेट कर रही हूँ, सो दैट इन लड़कों को ये लगे कि अंदर कोई और भी है और सीमा अकेली नहीं है, जिससे वो उसको परेशान ना करें। ये जो सामने इंसान बैठा हुआ था सीमा के, इसने बताया कि बस वही वो मोमेंट था जब आपके साथ कोई भी नहीं होता है। अगर आप अकेले होते हैं, कहीं भी घूम रहे होते हैं, कोई जंगल वाला एरिया हो, कोई नदी वाला एरिया हो जहाँ पे ज़्यादा लोग आते जाते ना हों, उन एरियाज़ में चाहे आप अकेले हों, फ़ोन पे बात कर रहे हो, या फिर अगर आपका कोई दोस्त भी आसपास हो, तो उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि चल मेरे साथ चल, मैं तुझे लेने आया हूँ, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ और साथ में चलते हैं। अक्सर ऐसी जगहों पे बहुत सारी नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं जिनका आप पे ही ध्यान होता है। जब आप कहते हैं कि मेरे साथ चल, तो वो आपके साथ ही चली आती हैं, जिसके बाद वो आप ही को पोजेस्ट कर लेती हैं। और इसी तरह का कुछ सीमा के साथ भी हुआ था। हालांकि इसके बाद सीमा ठीक तो हो गई थी, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया था ज़िंदगी में कि कभी भी अंधेरे में बाहर तो जाना ही नहीं है, और इन केस जाना पड़ भी जाए तो इस तरह की कोई भी बात कहनी नहीं है जिसकी वजह से कोई बाहर की चीज़ उसके साथ चल के उसके घर आ जाए। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा मैंने आपको बताया, हमारी 80% ऑडियंस ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है। तो अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और साथ ही अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नॉन, भाई बहन, फ्रेंड, नेबर या फिर आसपास में किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, सो दैट लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।